नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है रोहित सिंघल और आज हम पढ़ रहे हैं जो अपने बचे हुए टॉपिक थे डेप्रिशन के। आई होप कि आपने रिवीजन कर लिया होगा अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए। ठीक है ना, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जो अपना मेन आज मेथड है, सिंकिंग फंड मेथड है ना। पहले अपन आज सिंकिंग फंड मेथड समझेंगे, उसके बाद अपन दूसरा मेथड जो है वो लेंगे अपना, है ना। ठीक है, देखो सिंकिंग फंड मेथड क्या कहता है कि मैंने आपको बताया था डेप्रिशन लगाते क्यों है, याद है आपको। डेप्रिशन, इधर देखो आप। डेप्रिशन लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या था मेन, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। रिप्लेसमेंट ऑफ असेट में मैंने आपको क्या बताया था कि अपन को असेट नई परचेज करनी है, न्यू असेट परचेज करनी है, तो उसके लिए अपन को फ्यूचर में फंड्स चाहिए होते हैं। तो फंड्स के लिए अपन क्या करते हैं, स्टार्टिंग से डेप लगाना चालू कर देते हैं। तो डेप लगाने से क्या होता है कि प्रॉफिट जो है अपना कम हो जाता है, लेकिन रियल में कैश कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि डेप्रिशन कौन सा एक्सपेंस है, एक नॉन कैश एक्सपेंस। तो सोचो डेप्रिशन लगाने से प्रॉफिट तो कम हो रहा है लेकिन कैश कम नहीं हो रहा। तो उससे अगर प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड भी कम डिवाइड होगा, डिविडेंड भी कम डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट के दो ही यूज़ होते हैं, या तो डिविडेंड में बांट दो या रिजर्व्स बना लो। तो जितना आप कैश बचा रहे हो वो सारा किधर इकट्ठा इकट्ठा होता जा रहा है, रिजर्व्स में। और धीरे धीरे जब वो डेप्रिशन इकट्ठा होता जाएगा तो जब पूरी असेट पे डेप्रिशिएट हो जाएगी तो उसके बाद जैसे मान लो 10 ईयर्स की लाइफ है और आपने 10 साल तक लगातार डेप्रिशन लगा दिया, तो उसके बाद फिर इतना फंड्स इकट्ठा हो जाएगा कि आप असेट नई परचेज कर पाओगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में आपको एक इशू नहीं लग रहा। इशू क्या है, पहली बात तो कि ये जो पैसा है ना आप अपने पास इकट्ठा कर रहे हो। ठीक है, आप मान लो अभी 10 लाख की एसेट परचेज करते हो और इसकी लाइफ 10 ईयर्स है। तो आप ये सोच रहे हो कि 10 साल बाद भी इस एसेट की कॉस्ट जो है वो 10 लाख ही रहेगी। समझ में आ रहा है। अभी एसेट की कॉस्ट आज आपने लिए 10 लाख है और 10 साल बाद भी आप यही सोच रहे हो कि 10 लाख रुपए कॉस्ट है, क्योंकि आप इतना ही तो फंड इकट्ठा कर रहे हो डेप्रिशन लगा के। ठीक है, तो ये सोच गलत है। अपन को क्या करना चाहिए, 10 लाख से थोड़ा ज़्यादा इकट्ठा करना चाहिए। तो जितना इकट्ठा करना चाहिए उसे बोलते हैं असेट की रिप्लेसमेंट कॉस्ट के बराबर इकट्ठा करना चाहिए, कि मतलब फ्यूचर में कितने रुपए अपन को इस असेट पे लगाने पड़ेंगे, तो वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गई अपनी। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जो अपन डेप्रिशन लगा रहे हैं उसको अपन इकट्ठा अपने पास करने की जगह कहीं इन्वेस्ट करते रहते हैं। इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदा होगा, इन्वेस्ट करने से अपन को उस पर रिटर्न मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, और वो अमाउंट अपने आप ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, जितना अपन को चाहिए उससे ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अपन को अभी कॉस्ट आ रही है 10 लाख, तो 10 लाख से ज़्यादा ही अपन इकट्ठा कर पाएंगे अमाउंट। ठीक है, तो इस मेथड को अपन मोटा मोटा बोलते हैं सिंकिंग फंड मेथड। ठीक है, आप जब एक चैप्टर आएगा, शायद आपने कभी पढ़ा हो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में कई, आपने 12th में पढ़ा होगा ये चैप्टर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में भी कई मेथड होते हैं रिडम्पशन के, जैसे ड्राइंग्स बाय लॉट, है ना, और मार्केट के थ्रू अपन रिडम्पशन कर रहे हैं, ऐसे कई सारे मेथड थे। तो उसमें एक मेथड होता है सिंकिंग फंड मेथड, हो सकता है कि आपके कोर्स में नहीं हो 12th में। ठीक है, तो डिबेंचर में भी देखो सिंकिंग फंड काम में आता है, क्योंकि रिडम्पशन करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है। तो आप हर साल पैसा डीआरआर में इकट्ठा करते हो, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में, और उसको इन्वेस्ट भी करते रहते हो कहीं पे। आपने शायद पढ़ा होगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डीआरआर। और डीआरआर अपन इकट्ठा करते रहते हैं और इन्वेस्ट भी करते रहते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं सीए बना था 2011 में, है ना, उसके बाद क्या हुआ कि हमारा इंटरव्यू हुआ। आपको पता है कि सीए बनने के बाद कंपनियां जॉब्स के लिए ज्वाइन करवाती है अपन को। ठीक है, तो मैं भी इंटरव्यू में बैठा और मेरे सामने जो था एचडीएफसी बैंक था जिसने मेरा इंटरव्यू लिया। ठीक है, क्रेडिट मैनेजर्स के इंटरव्यू चल रहे थे, मतलब मैनेजर पोस्ट के इंटरव्यू चल रहे थे। बैंकों में सीए का काम होता है लोन वगैरह को डिस्पर्स करना, कि किसी को लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये चेक करना काम होता है। उस पर्सन ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ रिजर्व्स और फंड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब आप सोचो कि आप इसका आंसर दे सकते हो क्या अभी, क्योंकि आप रिजर्व्स भी जानते हो, आपने 11th 12th में कभी ना कभी सुना होगा।
और फंड्स भी कभी ना कभी सुने ही होंगे। तो क्या आप इसका डिफरेंस बता सकते हो? मैं बताता हूँ आपको डिफरेंस क्या होता है। रिजर्व्स मतलब अपन खुद के पास जो इकट्ठा करते रहते हैं प्रॉफिट में से, वो एंट्री क्या करते हैं, P&L टू रिजर्व्स। यही एंट्री होती है रिजर्व बनाने की। रिजर्व एक पर्सनल अकाउंट होता है, लेकिन अगर मैं रिजर्व के बैलेंस को कहीं पे इन्वेस्ट भी कर दूं हर साल, तो वो बन जाता है मेरा फंड। मेरी बात समझ में आई? जब अपन बैलेंस शीट बनाएंगे तो रिजर्व्स ना लिख के अब मैं बैलेंस शीट में इसको क्या लिखूंगा, फंड के नाम से। और असेट साइड में इन्वेस्टमेंट आ रहा होगा। मतलब हुआ क्या, जो मेरा P&L था, प्रॉफिट था, मैंने उसमें से पहले कुछ फंड बनाए, P&L टू फंड कर दो, P&L टू रिजर्व्स की जगह, और फिर मैंने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे। तो मेरा एक तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में फंड शो हो रहा है और असेट साइड में क्या शो हो रहा है, इन्वेस्टमेंट। और दोनों की दोनों बराबर अमाउंट के होते हैं ये। आप याद करो, छोड़ो ये सब बातें, आप छोड़ो और आप याद करो, आपने 12th में डिवेंचर वाला चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपने DRR बनाया था, है ना? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व या डिवेंचर रिडम्पशन फंड कहते थे आप इसको। और आप याद करो, आप डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट भी बनाते थे। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि जितना अमाउंट आप रिजर्व्स में बनाते थे, डालते थे, उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट कर देते थे। और यही जो है रेशनैलिटी कहती है, लॉजिक कहता है कि आप उस पैसे को अपने पास रखते क्यों, इन्वेस्ट कर दो उसको, ताकि आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। समझ में आया? तो अपन आज यही पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो जरा देखते हैं सिंकिंग फंड मेथड डेप्रिसिएशन का। तो ये मैंने अलग से क्यों लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसका एग्जाम्पल भी क्या है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन बहुत ईजी टॉपिक है। अगर समझोगे तो ईजी है, रटोगे तो दिक्कत है, ठीक है? हर साल अपन को क्या करना है, जो डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं उतना पैसा अपन अपने पास ना रख के उसको इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो सर जनरल एंट्री क्या होगी? अब आप जनरल एंट्री मेरे से सीखो इधर, है ना? जैसे अपन डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, डेप टू असेट, ठीक है? अब की बार ये एंट्री नहीं करनी, डेप तो डेबिट करना है, लेकिन एक अलग अकाउंट बना दो जिसका नाम है सिंकिंग फंड अकाउंट, ठीक है? फिर दूसरी एंट्री, ये डेप जो है P&L में चला जाएगा, ये तो चला ही जाएगा, अपन इसको बाद में भेज देते हैं P&L में। अब जितना अमाउंट आपने फंड में डिपॉजिट करा है डेप्रिसिएशन, वैसे आप डेप्रिसिएशन टू असेट एंट्री करते थे नॉर्मली, आपने डेप्रिसिएशन टू सिंकिंग फंड कर दिया। इस पैसे को आप क्या करिए, इन्वेस्ट कर दीजिए। तो एंट्री करिए सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना? बिल्कुल ध्यान से समझना, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा सब कुछ, है ना? ऐसा कुछ है ही नहीं कि समझ में नहीं आया आपको। तो अब सोचो, जितना आपने फंड बनाया था, मान लो आपने 100 रुपये का फंड बनाया था, तो आपने 100 रुपये का क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट किस में करेंगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेंगे या कुछ भी खरीद लेंगे जिस पे ब्याज मिलता रहेगा, ठीक है? अब आपने ये कर दिया, अब आपको ब्याज मिलेगा। ब्याज मिलने की एंट्री क्या करते हो बताओ? बैंक टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अपन ये एंट्री करते हैं, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है। नेक्स्ट एंट्री। अब आप क्या करेंगे, जब वापस से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, अगले साल फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो डेप टू सिंकिंग फंड अकाउंट एंट्री करेंगे। तो फिर आप इस सिंकिंग फंड के जो आपने अप्रोप्रिएट किया है, अमाउंट जमा किया है, उसको वापस इन्वेस्ट करेंगे। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसी एंट्री होगी। अब आप क्या करेंगे, अब आप ध्यान सुनिए। ये जो सिंकिंग फंड का बैलेंस है जो आपने इस साल अप्रोप्रिएट किया है, प्लस आपको जो ब्याज मिला है, वो इन दोनों अमाउंट को आप क्या करेंगे, इकट्ठा इन्वेस्ट कर देंगे बैंक में। मतलब कुछ भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह खरीद लेंगे। मान लो आपको 10 रुपये ब्याज मिला था, ठीक है? और फिर आपने इस साल 100 रुपये फिर अप्रोप्रिएट किए, तो आप कितना इन्वेस्ट कर देंगे बैंक में, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी में? 110 रुपये। वापस सुन लो पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से, ठीक है? ये एंट्री कौन से ईयर की हो रही है? ये एंट्री हो रही है फर्स्ट ईयर की, ठीक है? तो पहले साल क्या हुआ, पहले साल मैंने डेप लगाया, डेप टू सिंकिंग फंड अकाउंट। ईयर एंड पे डेप लगता है, लग गया सर, ईयर एंड पे डेप लग गया फर्स्ट ईयर के एंड में। फिर मैंने पैसे को इसको इन्वेस्ट कर दिया, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक।
अब इस साल मैंने जब ईयर एंड पे इन्वेस्ट किया है तो इस साल तो मुझे ब्याज मिलेगा नहीं, अगले साल ही मिलेगा ना। तो अगले साल मुझे ब्याज मिला पहले, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वैसे नॉर्मली अपन इंटरेस्ट को कहाँ लेके जाते हैं, पी&एल में। अब की बार इंटरेस्ट को पी&एल में नहीं लेके जाना, तो सर किधर लेके जाएंगे। ये जो इंटरेस्ट है ना आपका, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आप क्या एंट्री करते थे वैसे, अगर आपको मैं नहीं बोलूँ कि इसको पी&एल में नहीं लेके जाना, तो आप क्या एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू पी&एल, ये एंट्री करोगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इस इंटरेस्ट को पी&एल में मत लेके जाओ, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को आप डाल देंगे सिंकिंग फंड अकाउंट में, ठीक है। तो ये रहा सिंकिंग फंड अकाउंट, इसमें डाल दो। तो कितने रुपए का इंटरेस्ट चला गया, 10 रुपये का, ठीक है। फिर आपने डेप्रिशन लगाया। अच्छा ये कौन सा ईयर चल रहा है, देखो ये फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, ऊपर ये फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, ये सेकेंड ईयर चालू हो गया, ठीक है। अब आपने डेप्रिशन लगाया, डेप्रिशन लगाने की एंट्री करी, डेप टू सिंकिंग फंड अकाउंट, 100 रुपये का फिर डेप्रिशन लगा दिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि जब आप इन्वेस्ट करेंगे पैसे को सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक, तो 10 रुपये तो ये इंटरेस्ट वाले इन्वेस्ट कर दो और 100 रुपये ये इन्वेस्ट कर दो, तो टोटल कितना इन्वेस्ट हो गया, 110 रुपये, ठीक है। समझ में आया क्या। हाँ, और ये जो डेप्रिशन है ये तो हर साल पी&एल में चला ही जाएगा। तो डेप्रिशन पी&एल में जाने की एंट्री, जैसे फर्स्ट ईयर के एंड में क्या एंट्री हो जाएगी, पी&एल टू डेप, ऐसे सेकेंड ईयर के एंड में पी&एल टू डेप एंट्री हो जाएगी। आया समझ में। अच्छा सर मान लो फिर थर्ड ईयर में क्या एंट्री करेंगे, आप बताओ थर्ड ईयर में क्या एंट्री होगी आपके हिसाब से। थर्ड ईयर में वही एंट्री, पहले इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक टू इंटरेस्ट। बताओ इंटरेस्ट कौन कौन से अमाउंट पे मिलेगा। सर एक तो हमने फर्स्ट ईयर में इन्वेस्ट किया था कुछ पैसा, एक हमने सेकेंड ईयर में इन्वेस्ट किया था, बिल्कुल गजब बात है। तो दोनों के अमाउंट पे मिला के इंटरेस्ट मिल जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। फिर सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को पी&एल में भेज दें क्या, ना ऐसी गलती मत करना। मैंने भी क्या बताया, इसको सिंकिंग फंड अकाउंट में भेज दो, क्योंकि ये पैसा भी अपन इन्वेस्ट करेंगे अपन। फिर वापस से डेप लगाओ, डेप टू सिंकिंग फंड, तो हर साल के एंड में डेप लगता है ना, तो ये डेप हो गया। अब फिर इन्वेस्टमेंट करो पैसे को, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो सर इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे, एक तो ये ब्याज का अमाउंट जो मिला वो, और इस साल का जो डेप लगा वो, दोनों को जोड़ के इन्वेस्ट कर दो पैसा, ठीक है। तो हर साल इन्वेस्टमेंट होता जाएगा। तो सर अब ऐसे इन्वेस्टमेंट ही करते रहेंगे क्या, कभी बेचेंगे नहीं क्या। नहीं बेटा, बेचने की बारी आएगी, ऐसी क्या बात कर दी आपने, ठीक है। फोर्थ ईयर में क्या होगा, फोर्थ ईयर में मान लो आपके एसेट की 4 साल ही लाइफ है ना, ठीक है। तो अब आप चौथे साल में क्या करेंगे, एसेट को बदलना चाहेंगे, तो पहले तो आप रेगुलर एंट्री करो, पहले तो ब्याज ले लो आप, तो ये वाली एंट्री रिपीट हो जाएगी, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर ब्याज लेने के बाद इसको क्या करेंगे, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को भेजेंगे आप कहाँ पे, सिंकिंग फंड अकाउंट में, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सिंकिंग फंड में चला गया। फिर आप डेप भी लगा दो, डेप टू सिंकिंग फंड अकाउंट, डेप भी लगा दिया सर। बट सर अब की बार हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे पैसा, क्योंकि अब की बार अपन को पैसा चाहिए, तो अब की बार अपन इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अच्छा सर, इन्वेस्टमेंट जब खरीदेंगे तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा, और बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और जब बेचेंगे तो सिंपल सी बात है यार, इन्वेस्टमेंट बचपन में बेचे ना आपने, तो एंट्री क्या करी, बैंक टू इन्वेस्टमेंट, तो अभी भी वही एंट्री हो रही है, बस सिंकिंग फंड आगे लगा देना नाम के। तो सर लेकिन इन्वेस्टमेंट बेचने पे तो प्रॉफिट और लॉस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो सर अब हम उसका क्या करें, वो भी बता दो जल्दी से, वो भी सुन लो। अगर प्रॉफिट होगा तो सर हम पी&एल में लेके जाते थे बचपन में, बस ये मत करना आपकी बार, जो प्रॉफिट होगा उसको सिंकिंग फंड अकाउंट में भेजेंगे। तो सर लॉस होगा तो पी&एल डेबिट नहीं करेंगे ना, वापस से सिंकिंग फंड में भेजेंगे। मतलब सर आप कुछ कंक्लूड करो हमें, क्या कंक्लूड करो बेटा, मतलब सर इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो, और जो लॉस हो रहा है वो, ये तीनों के तीनों कौन से अकाउंट में जा रहे हैं, सिंकिंग फंड अकाउंट में। सर क्या सिंकिंग फंड अकाउंट और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट अलग अलग है क्या, बिल्कुल बेटा। सिंकिंग फंड अकाउंट तो एक तरीके से लाइबिलिटी है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट असेट है। भाई जो आप पैसा अप्रोप्रिएट कर रहे हो, सिंकिंग फंड आप ये मान लो रिजर्व्स हैं आपके लिए ना, उसी अमाउंट को तो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है।
तो अब अपन क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? यस सर, अब अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। अब देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बड़ा लग रहा है दिखने में, लेकिन है बहुत छोटा, है ना, ध्यान रखना। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि पहले जो क्वेश्चन आए बचपन के, अब ये भी कोई क्वेश्चन था क्या? आपने स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन कर लिया, WD मेथड का क्वेश्चन कर लिया, ये कोई क्वेश्चन थोड़े है, ये तो अपन 11th-12th में भी जानते थे। नई चीज़ तो अब सीख रहे हैं आप। ना मशीन आवर रेट हार्ड था, ना डिप्लीशन मेथड हार्ड था, ना सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड हार्ड था। कुछ लगा क्या हार्ड आपको? तो अब अपन थोड़ी सी अलग टाइप की चीज़ सीख रहे हैं, ये भी हार्ड नहीं है। चलो, ऑन 1 अप्रैल 2013 जेड लिमिटेड ने परचेज करी लीज होल्ड प्रॉपर्टी। डेट का बड़ा ध्यान रखना है बस, है ना, ठीक है। लीज जो है वो एक्सपायर हो जाएगी 31 मार्च 2016 को। मतलब सर कितने साल हो गए? 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, मतलब कितने साल की? 3 साल की, है ना। सिंकिंग फंड वॉज टू बी क्रेडिटेड और डेबिटेड विद द एनुअल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रॉफिट। तो ये बता रहा है हर साल जो है वो प्रॉफिट अपन को करना है, डालना है इसके अंदर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड एनी प्रॉफिट मेड ऑन रियलाइजेशन ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो सर ये तो वही बात कर रहा है, सिंकिंग फंड में क्या क्या अमाउंट जाएगा। एक तो हर साल जो अप्रोप्रिएट हो रहा है वो एक ब्याज का अमाउंट और एक प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। सिंकिंग फंड वॉज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट, ये भी अपन जानते हैं, जितना सिंकिंग फंड अमाउंट होगा उतना अपन इन्वेस्ट भी कर देंगे। एंड एनी सम मेड अवेलेबल टू सिंकिंग फंड वर टू बी इमीडिएटली इन्वेस्टेड एक्सेप्ट एट द टर्मिनेशन ऑफ द फंड। बोल रहा है कि सारा का सारा जो पैसा है सिंकिंग फंड का वो इमीडिएटली इन्वेस्ट करना है, लेकिन टर्मिनेशन ऑफ फंड मतलब जब ईयर का लास्ट आ जाएगा, है ना, जब अपन मतलब तीसरे साल के एंड में होंगे तब अपन इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो मैंने आपको बताया, क्योंकि तब तो अपन को मशीन खरीदनी है, तब इन्वेस्टमेंट को बेचने का टाइम आएगा ना कि खरीदने का। अब 31 मार्च यहाँ से अब अपना मेन क्वेश्चन चालू है, ठीक है। ये तो ऊपर अपन को जो बातें बता रहा है वो अपनी पहले भी जानते थे, है ना। कंट्रीब्यूशन करना है 3/20 का, एंड दिस सम वाज इन्वेस्टेड। फिर 31 अक्टूबर 2014, ठीक है, ये देखो ये पहला ईयर है, 31 मार्च 2014, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 फर्स्ट ईयर हो गया। सेकेंड ईयर फिर ये देखो 13 अक्टूबर 2014 ये सेकेंड ईयर हो गया। इन्वेस्टमेंट जो है ओरिजिनली जो 1/10 के थे वो बेच दिए 1/20 में, और जो प्रोसीड्स है वो री इन्वेस्ट कर दिया। तो इसने अब की बार इन्वेस्टमेंट बेचे और जो पैसा आया उसको री इन्वेस्ट कर दिया। फिर 31 मार्च 2015 को जो 3/20 का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किया इसने वापस से, और इंटरेस्ट मिला उसको भी री इन्वेस्ट कर दिया। फिर 9 अगस्त 2015 ये थर्ड ईयर चालू हो गया आपका। इन्वेस्टमेंट जो थे ओरिजिनली 210 के थे, उसको बेच दिया 20,000 के प्रॉफिट में। सोचो आप, 2,10,000 की कॉस्टिंग थी, 20,000 के प्रॉफिट पे बेच दिया, मतलब बेचा कितने में होगा? 230 में, और जितना पैसा आया वो वापस से री इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। और लास्ट ईयर में क्या किया? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वॉज रिसीव्ड बट नॉट इन्वेस्टेड। तो लास्ट ईयर में तो इन्वेस्ट करते भी नहीं है आप, ठीक है। ऑल एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर ₹660, और लास्ट ईयर में आपने इन्वेस्टमेंट बेच भी दिए, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ एन अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक टू अ सिंकिंग फंड टू 10 लाख वॉज मेड एंड दिस वॉज अमाउंट वॉज नॉट री इन्वेस्टेड। तो बोल रहे हैं लास्ट ईयर में जितना कंट्रीब्यूट करेंगे आप, टोटल अमाउंट टोटल होना चाहिए 10 लाख के बराबर का, उससे ज़्यादा आपको कंट्रीब्यूट नहीं करना। तो आपको जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा ज़्यादा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब आप देखिए किस किस के कॉलम बनाने चाहिए बताओ। अकाउंट, अब आप सॉल्यूशन वॉल्यूशन मत देखना मॉड्यूल में, अब आप केवल मेरे को देखो जरा, ना, मतलब बोर्ड को देखो एक तरीके, ये आपके लिए बोर्ड ही है ना। ये एक तो है ना क्या है, मार्कर से हमारा पेन इस तरीका सा है कि इसमें सीधी लाइन खींची नहीं पाती है ना। कोशिश तो करता हूँ कि सीधी लाइन खींचे, लेकिन बैठ ही नहीं पाता सीधी लाइन। कोई बात नहीं, आप तो वैसे भी इंटेलिजेंट बच्चों नहीं। ये सिंकिंग फंड अकाउंट, जब मैं आपके एज में था तो हमारे टाइम पे ये सब चीज़ें थी ही नहीं। अब आप सोचो कितनी नई टेक्नोलॉजी से पढ़ रहे हो, ठीक है। हमें तो सुबह 6 बजे टीचरों के पास जाना पड़ता था, जिस टाइम पे बुलाते थे उस टाइम पे ना, और आपके सामने तो हम खुद ही आ गए घर पे आपके पढ़ने के लिए। कितना फ्लेक्सिबल टाइम हो गया आप लोगों के लिए। चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है। तो 2 अकाउंट हो गए, सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अब अपन देखते हैं कि कर गया पहला ट्रांजेक्शन क्या है। 3/20 का कॉन्ट्रीब्यूशन किया और इतना सम री इन्वेस्ट कर दिया 31 मार्च 2014 को, ठीक है। तो पहली डेट जो आ रही है वो 31 मार्च 2014 आ रही है।
आपने जब इन्वेस्ट किया, जब कंट्रीब्यूशन किया तो एंट्री क्या करी? एंट्री बोलो मन मन में, है ना, तेज तेज बोलो, आप तो वैसे भी अकेले हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास तो स्टूडेंट्स बैठे भी नहीं है, आप अकेले ही स्टूडेंट हो। आप सोचो कि मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, टीचर आपके सामने है, तो डेब्ट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, ये एंट्री हो गई। ठीक है, इस पैसे को इन्वेस्ट कर दो आप। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक, जितना दे रखा है क्वेश्चन में 3/20 का। तो पहला साल तो कंप्लीट हो गया, फिर कंप्लीट भी हो गया, इतना आसान है। बस क्वेश्चन देखते जाओ, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा ख़त्म हो गया। जैसे रावण होता है ना, तो वो दिखता बड़ा है लेकिन कितनी जल्दी जल के ख़त्म हो जाता है, वैसे ये क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसके आप ओपनिंग बैलेंस लिख दो, इधर लिख दो कि बाय बैलेंस BD कितना 3/20, किस तारीख को? 1 अप्रैल 2014। ठीक है, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। असेट है तो इसका बैलेंस डेबिट हो जाएगा। टू बैलेंस BD कितना 3/20, 1 अप्रैल 2014 को। ठीक है, डेट्स का बड़ा ध्यान रखना बस, है ना, डेट्स में गलती मत करना। चलो, इन्वेस्टमेंट जो ऑर्डिनरी थे 1/10 के, वो बेच दिए 1/20 में, और प्रोसीड्स वर री इन्वेस्टेड। किस तारीख को हुआ ये? 13 अक्टूबर को। ठीक है, तो बताओ 13 अक्टूबर को एंट्री क्या करेंगे अपन? सर 13 अक्टूबर को इन्वेस्टमेंट बेचे, तो इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कितने बेचे? 1/10 के इन्वेस्टमेंट 1/20 में बेच दिए, तो बैंक में कितना आ जाएगा? 1,20,000। ठीक है, दिख रहा है? कोई दिक्कत? प्रॉफिट हो गया। तो एंट्री क्या करोगे आप? एंट्री बोलो पूरी की पूरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट ऑन सेल। तो टू प्रॉफिट ऑन सेल की जगह अपन क्या लिखेंगे? टू सिंकिंग फंड अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने रुपए से? 10,000 का था ना प्रॉफिट। 10,000 का प्रॉफिट हुआ। किस तारीख को? 13 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इधर क्या लिखेंगे? बाय सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इधर लिखा है तो टू सिंकिंग फंड अकाउंट। कितने से सर? वही 10,000 से। एंट्री कर देंगे 13 अक्टूबर 2014 की। अब पैसे को री इन्वेस्ट कर दो। क्वेश्चन में बोला है ना, क्वेश्चन में हैंड टू हैंड बोला है कि जितना पैसा मिला उसको अपन ने री इन्वेस्ट कर दिया सेम डे पे। तो कितना पैसा मिला था? 1/20 टोटल। तो 1/20 को आपने क्या कर दिया? री इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, चलें आगे। कंट्रीब्यूशन किया है आपने फिर 31 मार्च 2015 को 3/20 का। ठीक है, तो कर दो कंट्रीब्यूशन। क्या एंट्री होती है? 31 मार्च 2015। ईयर अभी सेम ही चल रहा है, सेकेंड ईयर चल रहा है। बाय डेप कितने का कंट्रीब्यूशन हो रहा है? 3/20 का। क्वेश्चन में एक लाइन लिख रखी है इंटरेस्ट भी मिला है 16,000 रुपये का। ठीक है, इंटरेस्ट मिलने की एंट्री क्या बताई थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड में भेज देंगे P&L की जगह। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का? 10,000 का था ना, 16,000 रुपये का। ठीक है, तो ये अपन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को अपन ने यहाँ पे भेज दिया। अब अपन ये पैसे को सबकी सबको री इन्वेस्ट कर देते हैं। किस तारीख को? 31 मार्च 2015। ठीक है, ये इंटरेस्ट 31 मार्च 2015 को मिला। कितना अपन री इन्वेस्ट कर पाएंगे? एक तो ये 3/20 का और ये 16,000 का। कितना हो गया? 3,36,000। ठीक है, तो 3,36,000 आपने क्या कर दिया? री इन्वेस्ट कर दिया। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन बैलेंस चेक करते हैं। ठीक है, तो बाय बैलेंस CD 31 मार्च 2015। अब आप उठाओ अपना कैलकुलेटर और बैलेंस निकाल के बताओ। 3/20 तो ओपनिंग था, प्लस 10,000 प्लस 1/20 प्लस 3,36 माइनस 1/20, तो कितना बैलेंस है? 667
6000। ठीक है, इधर भी चेक कर लेते हैं सर बैलेंस। हाँ बेटा बिल्कुल करना पड़ेगा। टू बैलेंस CD 31 मार्च 2015। ठीक है, अब आप चेक करो 320 प्लस 10,000 प्लस 320 प्लस 16,000 कितना आया 666। अब आप एक चीज़ ध्यान दो, है ना, नोटिस करो। आप नोटिस क्या करो कि इन्वेस्टमेंट और सिंकिंग फंड का बैलेंस बराबर चल रहा है सर। हाँ, पहले 320 था सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस, सिंकिंग फंड का भी बैलेंस 320 था। ठीक है, फिर सिंकिंग फंड का बैलेंस 666 हुआ 666, फिर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का भी बैलेंस 666 हो गया। वेरी गुड। ठीक है, गुड ऑब्जर्वेशन। क्या ये सर कोइंसिडेंटली बराबर है क्या? नहीं बेटा, हमेशा फंड और उसके इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बराबर होता है। ठीक है, ये साथ साथ चलते हैं। इनकी अब एक तरीके से शादी हो गई है। ठीक है ना, तो ये लड़ते नहीं है हस्बैंड वाइफ की तरह, रियल में ये लोग साथ साथ चलते हैं। अब आप क्या करिए सर, ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए। तो 1 अप्रैल 2015 का ओपनिंग बैलेंस कितना आ जाएगा 666 इधर, और इधर तो आ ही गया कितना 666, तो दोनों तरफ आ गया। देखो इन्वेस्टमेंट है, सिंकिंग फंड है, जैसे सिंकिंग फंड लाइबिलिटी, ये अकाउंट देखो ऊपर वाला ये लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है, तो CR बाय बैलेंस BD। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो ये असेट होता है, तो डेबिट हो गया। आगे आते हैं सर, आगे आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है लास्ट पॉइंट में, सेकंड लास्ट में, 9 अगस्त 2015 थर्ड ईयर चालू हो गया। इन्वेस्टमेंट 230 के थे, वो प्रॉफिट पे बेच दिए 20,000 के, और वो री इन्वेस्ट भी कर दिया। ठीक है, ये रहा। तो अपन जब इन्वेस्टमेंट बेचेंगे किस तारीख को बेचें 9 अगस्त 2015। तो आओ जरा इधर लिखो 9 अगस्त 2015। इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री बिल्कुल सिंपल, बाय बैंक। कितने बेचे अपन ने इन्वेस्टमेंट 210 प्लस 20,000, मतलब टोटल कितने में बेचे 230 में। ठीक है, तो प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट किधर जाएगा सिंकिंग फंड में। बताया था ना मैंने आपको, प्रॉफिट किधर जाएगा सिंकिंग फंड में। कितने रुपये का प्रॉफिट है 20,000 का प्रॉफिट है ना, तो 20,000 का प्रॉफिट आप सिंकिंग फंड में भेज दो। अकाउंट छोटा पड़ गया नहीं। ये 9 अगस्त 2015 ही है, हाँ 9 अगस्त। डेट आप समझ जाना, यहाँ पे डेट कौन सी है 9 अगस्त 2015। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट बेच दिया आपने, अब मुझे नेक्स्ट पेज चाहिए एक ब्लैंक, ये वाला लेता हूँ मैं ना। ठीक है, वही इन्वेस्टमेंट अकाउंट कंटिन्यू रहे, क्योंकि उधर जगह नहीं थी ना, तो मैं कैसे करता बताओ। तो इन्वेस्टमेंट आपने बेचने के बाद खरीद भी लिए थे ना, क्वेश्चन में लिखा था सेम की सेम डेट को खरीद लिए। तो 9 अगस्त 2015 को आपने खरीद भी लिया है ना। ठीक है, देखो ज़रा, तो 9 अगस्त 2015, तो इस पर आपने कितने के इन्वेस्टमेंट खरीद लिए होंगे 2,30,000 के। आए समझ में, चले आगे। अच्छा, सिंकिंग फंड में भी कुछ ना कुछ आना चाहिए, तो आ जाएगा बाय सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। कितने का प्रॉफिट हुआ 20,000 का। आए समझ में, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। अब ये जो आपने प्रॉफिट लिख दिया, अब आपको क्या करना है, अब ज़्यादा काम नहीं बचा है। आपने देखो, आपने सेल दिखा दी, बाय बैंक सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, 230 का इन्वेस्टमेंट बेचा आपने। ठीक है, 210 में बेचा था, 210 की कॉस्ट थी और 20,000 प्रॉफिट, तो 230 हो गया। 230 में आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिया एक तरीके से, 20,000 का प्रॉफिट इधर आ गया, टू प्रॉफिट ऑन सेल 20,000 ऊपर आ गया, बाय प्रॉफिट एक तरीके से बाय सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से आ गया। डेट याद रखनी है, डेट कौन सी है 9 अगस्त 2015, इसके इधर के कॉलम में लिखना है ना। ठीक है ना आप लोग, मेरे पास जगह नहीं है इधर अभी। और फिर नेक्स्ट पेज पे अपन ने लिख दिया इन्वेस्टमेंट हाथों हाथ अपन ने कर भी दिया। क्लियर क्या,
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन को लास्ट पॉइंट में, देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वर रिसीव विच वॉज नॉट री इन्वेस्टेड। अब इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट मिला तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या होगी कि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। तो अपन यहाँ पे एक और एंट्री करेंगे बाय इंटरेस्ट, कौन से अकाउंट में, सिंकिंग फंड अकाउंट में ना। ठीक है, तो ये चल रहा है सिंकिंग फंड अकाउंट एक तरीके से ऊपर है ना। ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी बीच में इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार। तो इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 48,000 का, तो ये मिल गया आपको इंटरेस्ट। तो ये बाय इंटरेस्ट। सर लेकिन इसमें डेट क्या आएगी बेटा, इसमें डेट आएगी 31 मार्च है ना, ईयर के एंड में। ठीक है, चलो आप अगर और भी पिक्चर क्लियर देखना चाहते हो तो ये देखो, ये रहा बाय बैलेंस BD 666 है ना, और बाय इन्वेस्टमेंट 20,000 का ये जो प्रॉफिट हुआ था वो, और बाय इंटरेस्ट 48,000 का। ठीक है, ये रहा। चलो उसके, अच्छा फिर अपन इसको अब की बार री इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल दी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर ₹660। अब जितने की भी इन्वेस्टमेंट है सब बेच दिया आपने 660 में। तो 31 मार्च 2015 पे आओ, इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री बाय बैंक, तो 6,60,000 से। तो सर अपन को ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। बेटा बिल्कुल करो चेक, कैलकुलेटर निकालो। ठीक है, आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था इन्वेस्टमेंट का, याद करो 6,66,000 प्लस ये ना 666 है ना, प्लस 20,000 ये वाला अमाउंट सिंकिंग फंड का, प्लस अपन ने याद हो तो किसी और अकाउंट में भी लिखा था 230, ये वाला इन्वेस्टमेंट अकाउंट चल रहा था ये। इसमें से अपन ने 230 के इन्वेस्टमेंट बेच दिए थे, तो बैलेंस कितना बच रहा था 686 का। ठीक है, समझ में आया। देखो क्या किया मैंने, वापस बताया तो 666 ये वाला प्लस 20,000। ठीक है, और प्लस अपन ने 230 के इन्वेस्टमेंट अगले पेज पे खरीदे थे, ये वाले है ना। तो इन तीनों को प्लस कर दो और उसमें से क्या माइनस कर दो, जितने के अपन ने इन्वेस्टमेंट बेच दिए। तो 230 के इन्वेस्टमेंट बिक गए, तो कितना बचा है बैलेंस 686। अब एक बात बताओ, 686 की जो चीज़ें थी आपने बेचा कितने में अब की बार, 660 में। तो सर ये तो शायद लॉस होता है, वेरी गुड। कितने का लॉस हो गया, 26,000 का है ना। अब की बार ये लॉस कहाँ से चार्ज करेंगे, सर आपने बताया था प्रॉफिट और लॉस दोनों सिंकिंग फंड में जाएंगे, P&L में नहीं जाएंगे। तो कितना लॉस हो रहा है 26,000, 31 मार्च को एंट्री कर देंगे। तो सर इधर वाले अकाउंट में टू क्या लिख देंगे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। कितने का लॉस आ गया, 26,000 का। ठीक है, अब सर अपन को लास्ट बताओ क्या करना चाहिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कंट्रीब्यूशन टोटल कितना होना चाहिए, 10 लाख का। वापस आओ सिंकिंग फंड के बैलेंस में। अब इन्वेस्टमेंट का तो अकाउंट खत्म हो गया, आप देखोगे तो जीरो बैलेंस हो गया इन्वेस्टमेंट का नीचे है ना। अब आप चेक करो सिंकिंग फंड का अकाउंट का बैलेंस कितना है, 666 ये था, 20 ये, 48 ये। ठीक है, उसमें से माइनस करो पहले 26, 666 प्लस 20 प्लस 48 माइनस 26, कितना आ रहा है सर 708,000 बैलेंस बच रहा है। लेकिन सर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंकिंग फंड का बैलेंस कितना होना चाहिए, कम से कम 292 का, 292 का। ठीक है, वो सॉरी 10 लाख का। तो 10 लाख में से आप 7,08,000 माइनस कर दो। देखो वापस समझो, आप बैलेंस निकालो सिंकिंग फंड का, ये तीनों चीज़ 666 6,66,000 प्लस 20,000 प्लस 48,000 माइनस 26,000 करो, तो बैलेंस आएगा 7,08,000 है ना। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जो लास्ट में जो बैलेंस है वो कितना बचना चाहिए, 10 लाख का। ठीक है, अपना कितना बच रहा है 7,08,000। तो अपन को बाकी और बनाना चाहिए लास्ट में डेप्रिशन। तो डेप्रिशन कितना आ जाएगा 292 का। तो बाय डेप लिख देंगे अपन, बाय डेप लिख के कर देंगे 292 इस तरफ। ठीक है, तब आपका जाके अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब आप देखो बाय डेप्रिशन लास्ट में बैलेंसिंग फिगर से निकला है 292 का। तो यही चीज़ इसने दो ऐसे बनाई है, अपन ने उसको ठीक है, चलूँ आगे। अगला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ लेसन क्या कह रहा है। फिफ्थ लेसन कह रहा है लीज अकाउंट और डेप्रिशन अकाउंट बना के दिखाना है। तो लीज अकाउंट में कुछ नहीं है, क्योंकि अब देखो पहले अपन ने एसेट खरीदी थी 10 लाख की, वही क्वेश्चन है सेम, उसी को आगे रिपीट करवा रहा है ये, लीज और डेप्रिशन अकाउंट बनवा रहा है। तो अपन ने एसेट कितनी खरीदी 10 लाख की,
अपन ने डेप्रिशन लगाने की एंट्री क्या करी, डेप टू सिंकिंग फंड, डेप्रिशन टू असेट करी नहीं, तो असेट की वैल्यू में तो ये लीज मतलब असेट ही है, तो असेट की वैल्यू में तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो ये 10 लाख ही रहेगी हर साल। ठीक है, क्योंकि डेप्रिशन जो है सिंकिंग फंड अकाउंट में जा रहा है, ना कि असेट अकाउंट में। और डेप्रिशन लगाने की एंट्री क्या करी थी, डेप्रिशन टू सिंकिंग फंड, तो डेप टू सिंकिंग फंड। फिर अगली एंट्री क्या हो जाएगी, पी&एल टू डेप, तो हर साल देखो डेप लगता जा रहा है, सिंकिंग फंड में जाता जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन। अब अपन समझते हैं ये जो पिछले वाला अपन ने मेथड छोड़ा था वो, ठीक है, एन्युटी मेथड। क्या ये क्या होता है, एन्युटी मेथड कहता है, देखो आपने एक असेट परचेज करी आज, ये भी कुछ इस तरीके से बातें करता है सिंकिंग फंड की तरह। ये बोलता है आपने एसेट परचेज करी, उस पर इतना पैसा लगाया, अगर ये पैसा आप कहीं और लगाते तो आपको ब्याज मिलता ना, वो नहीं मिल पाया। एक तरीके से सोचो, आपने 10 लाख रुपए की एसेट परचेज करी, ठीक है, आप अगर इस पैसे को बैंक में लगाते, एसेट ना परचेज करते, तो आपको इस पर क्या मिलता, इंटरेस्ट, ठीक है, लेकिन वो नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया ना, तो आपके 10 लाख तो गए और साथ में एक तरीके से ब्याज का भी नुकसान हो रहा है। भाई एक चीज़ समझो, पैसे का ना आना भी तो जाना होता है। सुना मेरी बात, क्या बोला मैंने, अगर आपके पास पैसा आ रहा था लेकिन नहीं आ पाया, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि पैसा चला गया। तो 10 लाख रुपए अगर आप बैंक में कहीं पे इन्वेस्ट करते तो आपको उस पर ब्याज मिलता, वो नहीं मिल पाया, तो एक तरीके से नुकसान हो गया आपको ब्याज का। ठीक है, तो इंटरेस्ट रिसीव होने वाला था, नहीं हो पाया, तो आप 10 लाख रुपए के अंदर वो ब्याज को ऐड कर देते हैं, तो असेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंट्री हो जाएगी, असेट की वैल्यू और बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट जो आपका इनकम होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। ठीक है, और डेप्रिशन लगा दो, डेप्रिशन टू असेट अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिशन अकाउंट, और पी&एल को डेप्रिशन को पी&एल में भेज दो। ठीक है, अब देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लीज पे एसेट परचेज करिए 1 अप्रैल 2012 को 4 साल के लिए, 2 लाख लागत है उसकी, 2 लाख कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब लागत है ना, हिंदी में बोलते हैं लागत, नहीं भी बोलोगे तो चलेगा। ठीक है, मैं तो आपको हिंदी थोड़ी बहुत इसलिए बता देता हूँ क्योंकि जब आप सीए बन जाओगे तो आपको क्लाइंटों से डील करना पड़ता है, तो बहुत सारे क्लाइंट है ना हिंदी में भी बोलते हैं, तो आपको पूरा प्योर इंग्लिश नहीं बोलेंगे सारे क्लाइंट्स, है ना। जब आप कंपनी में जॉब करने जाओगे तो बहुत सारे लोग आपको जो, क्योंकि अपन को लोगों से तो डील करना है, तो अपन को सब आना चाहिए। ठीक है, इट इज़ प्रपोज टू डेप्रिशिएट द लीज बाय एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड चार्जिंग 5% इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और एन्युटी टेबल शो कर रही है कि आपको डेप्रिशन कैसे लगाना है, ये डेप्रिशन लगाने का इन्होंने फंडा बताया, बोला कि 0.282012, कितना खतरनाक फिगर लग रहा है नहीं, तो हर साल का इन्होंने डेप्रिशन लगा के दे दिया 56,402, है ना, ये इन्होंने एक फिगर दे दिया, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 लाख रुपए से और बोल रहे हैं हर साल इतने रुपए का डेप्रिशन लगा देना। ठीक है, आप बोलोगे सर 2 लाख की एसेट है और 4 साल लाइफ है, अगर हम डेप्रिशन लगाएं मोटा मोटा तो 50,000 रुपये बैठ रहा है, लेकिन ये लोग तो 56,000 रुपये बता रहे हैं, 6,000 रुपये ज़्यादा बता रहे हैं, 6,402 बता रहे हैं ज़्यादा। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया था ना, असेट के अंदर इंटरेस्ट का भी तो अमाउंट ऐड हो रहा है ना, तो उसकी वजह से असेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो जब असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो डेप्रिशन का भी अमाउंट बढ़ेगा, तो इसलिए उन्होंने आपको उस चक्कर में नहीं डाला, उन्होंने बोला सीधा सीधा इतना डेप्रिशन लगा दो। ठीक है, देखते हैं जरा क्वेश्चन को करते हैं। कोशिश तो करता हूँ मैं सीधा बन जाए, कॉपी में तो बन जाता है, बोर्ड पे भी बन जाता है, लेकिन ये टेक्निकल बोर्ड होता है। 1 अप्रैल 2012 को आपने एसेट परचेज करी थी, कितने की परचेज करी है बताओ सर, 2 लाख की परचेज करी है, वेरी गुड, तुम लोग तो इंटेलिजेंट होते जा रहे हो। अब डेप्रिशिएट लगाना है, डेप्रिशन लगाना है 5% का। ठीक है, ये असेट अकाउंट है, तो डेप्रिशन लगाने की, सॉरी इंटरेस्ट लगाने की एंट्री क्या थी, असेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, असेट की वैल्यू बढ़ा दोगे ना आप, इंटरेस्ट आपको नहीं मिल पाया, तो 2 लाख का 5% कितना होता है, 10,000। सर डेप्रिशन लगाने की एंट्री क्या होती है, डेप्रिशन, अच्छा ये एंट्री हो गई 31 मार्च 2013 को। ठीक है, फिर 31 ईयर एंड पे तो लगाओगे डेप्रिशन, असेट और इंटरेस्ट और डेप्रिशन दोनों, है ना, एक साथ, ध्यान रखना ईयर एंड पे लगते हैं सब चीज़ें। अब डेप लगाएंगे तो डेप का अमाउंट तो सर पता है ही अपन को, 56,402.4,
तो सर अब बैलेंस निकाल लेंगे? आप बिल्कुल बेटा निकाल लो बैलेंस, सेम डेट पे बैलेंस निकल जाएगा। कैलकुलेटर लो हाथ में, 2 10 में से 56,402.40 माइनस करो, तो आंसर शुड भी, मतलब ये आना चाहिए 1,53,597.6। राउंड ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब टू बैलेंस बीडी, तो 153,597.6, ठीक है। किस तारीख का आ गया ये? 1 अप्रैल 2013। ईयर मत चेंज कर देना, ठीक है, सेकेंड ईयर चालू हो चुका है। अच्छा, अब टू इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट कितना लगाना है? 5%। तो अब पहले तो सर 2 लाख का लगाया था, हमेशा थोड़ा 2 लाख का लगेगा। अब की बार जो असेट की वैल्यू है 153,597 ये है, तो 153,597.6 का कितना लगा लो? 5%। तो कितना आ गया? 7,680, ठीक है, ये आ गया। अब से डेप लगाना है, तो 31 मार्च 2014 को डेप लगा लो। ये भी 31 मार्च 2014 को ही था, ठीक है। डेप लगाने की एंट्री बाय डेप 56,402.40। डेप्रिसिएशन का तो हर साल अमाउंट दे ही रखा है आपको, एवरी ईयर। असेट को राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ करना मतलब पीएनएल में भेजना। अब क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो, इन दोनों को ऐड करो, इसको माइनस कर दो, तो आ जाएगा 1,2,3,597.6 प्लस 7,680 माइनस 5,6,402.40। तो ये आना चाहिए 1,04875, ठीक है। तो देखो ये आ गया ना, ये आ गया। अब ये इसमें 5% इंटरेस्ट निकाल लो इसका, तो इसका 5% निकालोगे, वो ऐड कर देना, फिर डेप सेम अमाउंट माइनस कर देना, फिर अपने आप क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। और ये क्लोजिंग जो है इस साल का ओपनिंग हो गया, फिर इस पर 5% फिर लगा देना, फिर डेप देखो। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेट करके बनाया इन्होंने। अगर आप देखोगे तो असेट की वैल्यू 0 हो गई लास्ट ईयर में अपने आप ही, तभी इन्होंने ये एग्जैक्ट फिगर दिया है डेप्रिसिएशन का, ठीक है। चलो इतना पढ़ लें आज। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर जो चालू करेंगे अपना, वो एक बड़ा यूनिट है, जिसमें पहले अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे, जिसमें कंसाइनमेंट भी है, जॉइंट वेंचर भी है, ऐसे सारे टॉपिक है, ठीक है। तब तक के लिए आप रिवीजन करो, और थैंक यू।